तो क्या राहुल में सद्दाम दिखता है? हेमंतवा बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनके बयान के सियासी मायने, वो भी गुजरात में जाकर। फेक बयान नहीं, ऐसे कई बयान, एक के बाद एक बयान हेमंतवा बिस्वा ने। ऐसे में सवाल यह कि क्या विवादित बोल से मिलेगा वोट? क्योंकि विवादित बोल मुद्दों से भटकाने की क्या वाकई में कोशिश है? प्रचार तेज हो रहा है, लेकिन चुनावी पिच पर मुद्दे क्यों बदलने लगे? विवादित मुद्दों से आखिरकार किसे फायदा होगा? ध्रुवीकरण की सियासत से। गुजरात चुनाव में विकास का मुद्दा आखिरकार क्यों गुम हो गया? क्योंकि गुजरात मॉडल को आधार बनाकर बीजेपी ने तमाम राज्यों में चुनाव जीते, तो फिर उसी गुजरात में विकास का मॉडल गुम क्यों? चुनावी लड़ाई है और चेहरे पर यह चुनावी लड़ाई आकर क्यों टिक गई? अब ध्रुवीकरण सिर्फ सद्दाम के चेहरे का नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान तक का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? प्रचार में श्रद्धा अफ्ताब का भी जिक्र हो रहा है, प्रचार में कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन बिल्किस बानो का कोई जिक्र नहीं हो रहा। गुजरात चुनाव में विवादित बोल आखिरकार क्यों? वैसे तो गुजरात के अगर गणित को समझे तो हिंदुओं की आबादी लगभग 90% के आसपास है। मुसलमानों की आबादी गुजरात में लगभग 10% के आसपास है। ईसाई और सिख जो है वो 1% से भी कम है। तो ऐसे में सियासत की मजबूरी है, इसलिए सद्दाम भी जरूरी है। सद्दाम हुसैन, क्या कोई सोच सकता था कि गुजरात चुनाव में सद्दाम हुसैन की भी एंट्री होगी? अब तक तो पाकिस्तान की होती थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार गुजरात चुनाव क्या मुद्दों से भटक चुका है और क्या वाकई में राहुल में बीजेपी को सद्दाम दिखाई देता है। पहले यह बयान सुनिए हेमंतवा बिस्वा शर्मा का। मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के इन दिनों कद्दावर नेता माने जाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। पर क्यों आप शादी करेगा 3-3? आप क्यों शादी करेगा 4-4? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसा 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है, एक महिला को आप शादी कीजिए, 2-2, 3 महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा। कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। कह रहे हैं कि आपका चेहरा सद्दाम जैसा क्यों होता जा रहा है, यानी सद्दाम भी आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया, आफ्ताब भी आ गए। जनाब आफ्ताब, एक ऐसा कातिल, अब उसको भी धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। पूरा देश जिसकी फांसी की मांग कर रहा है, वो भी गुजरात चुनाव में एंट्री पा रहा है।
मैं सीधा रुख कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक बघेल साहब जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो दीपक जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। क्या वाकई में जो बात हेमंतवा बिस्वा जी कह रहे हैं कि राहुल में सद्दाम दिखते हैं, क्या वाकई राहुल में सद्दाम दिखाई देता है? एंकर महोदय, पहले तो मैं थोड़ा सा आपका नाम पता चल जाएगा तो बात करने में और डिबेट में थोड़ी आसानी होगी। दीपक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रहा हूँ आपका नाम नहीं, थोड़ा सा नाम, आपका नाम? मेरा नाम? आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरा नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जी, मेरा नाम है तिलक चावला। जी जी जी, तिलक जी। जी तिलक, देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा, मैं एक बात बता दूं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता लगातार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लगातार कई तरह के भ्रामक प्रचार करते रहे, उनको गालियां देने का काम करते रहे। आज अगर वहां के मुख्यमंत्री ने अगर उन पर कोई टिप्पणी करी तो एक तो उनके व्यवहार को लेकर करी, वो किस तरह से दिख रहे हैं इस चीज को लेकर करी। परंतु उससे पहले आपको एक बार देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से हमारे नेताओं के बारे में कहा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मोदवाड़िया जी थे गुजरात के, वो क्या कहते थे, 56 इंच का सीना गधों का होता है। वी नारायण जी थे जो कर्नाटक के थे, वो कहते थे जो लोग नामर्द हैं वो शादी नहीं कर सकते। पवन खेड़ा जी थे, मोदी जी की तुलना उन्होंने आतंकी मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई से कर दी। उसके बाद विजय शांति थे तेलंगाना के, वो कहते हैं पीएम मोदी आतंकी जैसे दिखते हैं। उसके बाद राशिद अल्वी है, वो एक कदम और आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं बुजुर्ग माँ बाप को छोटे कमरे में रखते हैं, खुद आलीशान महल में रहते हैं। उसके बाद सुशील शिंदे थोड़े और आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी हिटलर जैसे निकलते हैं दिखते हैं। और उसके बाद रणजीत सुरजेवाला उनसे एक कदम और आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन तुगलक जैसे दिखते हैं। और विधायक इरफान अंसारी उनको साला कहते हैं। और बिलास राव मुक्तेसर कहते हैं कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियों को देश जानता है, नरेंद्र मोदी जी के बात को कोई जानता है। सोचिए किस प्रकार की घृणित राजनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा चालू की गई और वो लगातार इस बात पर टिप्पणी करते गए। तो ये पूरी जो घृणित राजनीति इस प्रकार की जो चालू की चर्चा में आई, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ये लगातार हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री दीपक जी, आप और हम पहली बार चर्चा में शायद शामिल हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल है ना। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, वरना मेरे पास भी कुछ बयानों की लिस्ट है। जी, मैंने आपसे पूछा कि जो हेमंतवा बिस्वा कह रहे हैं, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी में सद्दाम दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने वो जिस प्रकार की वेशभूषा है उसको लेकर एक उपमा की तरह उसे इस्तेमाल किया गया। कोई उपमा की तरह मंशा नहीं है कि वो राहुल गांधी को वहां से तुलना करें, पर एक उपमा की तरह दिया उन्होंने। अच्छा, ये जो आफ्ताब की एंट्री हुई है, ये भी उपमा में हुई है? देखिए, आफ्ताब के प्रति तो आज पूरे देश में पूरा गुस्सा बना हुआ है, भरा हुआ है पूरी तरीके से। और इस बात को कोई नहीं निकाल सकता कि जिस प्रकार का जो अपराध उनके द्वारा किया गया है और उस ऐसे आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मैंने उनका पूरा भाषण नहीं सुना। आपके तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुश हो जाएगा अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो। देखिए, ये तो पूर्व में भी लगातार रहा है। जब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक होती थी भारत के द्वारा, तो ये लोग तो पाकिस्तान का समर्थन करते थे। भारत की जो आर्मी थी वो लगातार इस बात को कहती थी कि देखिए वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद ये उसको नकारने का काम करते थे। इनके एक नेता ये बोलते थे कि वहां पर देखिए पेड़ पौधे गिरे हैं। तो इस प्रकार जो पाकिस्तान का खुद समर्थन करता हो, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनका कहीं ना कहीं प्रेम दूसरे देशों के प्रति ज्यादा है, और जिसमें भी ऐसे दुश्मन मुल्क से ज्यादा है जो पड़ोस में है, जो भारत के प्रति। आपने कहा कि हमारे नेता को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, इसलिए हमने बोला। आप मुझे यही समझा रहे थे दीपक जी? जी जी जी, आपने बताया मुझे कि हमारे नेता को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिलक जी कि जिस प्रकार से इस प्रकार की जो घृणित राजनीति की जो शुरुआत थी वो किसने करी थी? वो कांग्रेस पार्टी ने करी थी, और एक बार नहीं किया। तो यानी आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं?
मैं कांग्रेस के ऐसे 51 नेताओं के नाम बता सकता हूँ आपको जिन्होंने लगातार नरेंद्र मोदी जी को इस प्रकार की गालियां देने की कोशिश। मैं आपसे तीन बयान के बारे में पूछूं, क्या आप बता पाएंगे? इसके बारे में 3 बयान, 3 शब्द। जी जी। जर्सी गाय किसने बोला था? किसको बोला था? जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला था? जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तिलक जी देखिए, राजनीति के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वाद प्रतिवाद लगातार लगा रहता है और इस प्रकार के जो ताड़का किसको बोला गया था सदन के भीतर? मैं भी कई ऐसे बातें बता सकता हूँ कि इस प्रकार से किस प्रकार गोली मारो डैश 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 को किसको बोला गया था? देखिए देखिए तिलक जी, मैं क्या कहता हूँ, गोडसे जिंदाबाद सदन के भीतर किसने बोला था? देखिए तिलक जी, मैंने आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा सर, आप बयानों का जिक्र कर रहे थे, मैं भी कुछ याद दिला रहा था आपको। देखिए तिलक जी, मैंने क्या कहा, राजनीति के अंदर जब आप आते हैं तो कई बार वार होता है, उसका एक प्रतिवाद भी किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं से इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई प्रतिक्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के रूप में निकलता है। ओके, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा आखिरी मैं आगे बढ़ूं, एक छोटे से सवाल का जवाब, फिर मैं रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। जब गुजरात में विकास की गंगा बही, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, विकास में इतना विकास हुआ, गुजरात में इतना विकास हुआ, तो फिर यह सद्दाम की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? देखिए तिलक जी, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। अभी गुजरात की राजनीति के अंदर सबसे पहले गाड़ियों का प्रचलन किसने शुरुआत करी? मधुसूदन मिस्त्री थे कांग्रेस के, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा, उनकी औकात दिखाने की बात करी। सोचिए, जो व्यक्ति जिसको पूरे भारत की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, आज वो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेता भी है, इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर उसको औकात दिखाने की बात करी। और हम रत्नाकर सिंह जी, जनता के सेवक, रत्नाकर जी, और हमने जनता, गुजरात चुनाव में आपको लगता कि इस बयान ने आपको फिर से लड़ाई में ला दिया? क्योंकि कल तक तो यह कहा जा रहा था ना आप 3 में ना 13 में, वो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होता है, जो बात दीपक जी समझा रहे हैं। देखिए तिलक जी, 27 साल की जो इनकी सत्ता है वहां पे गुजरात में, और किस प्रकार जो है एक फेक गुजरात मॉडल जो है ये पूरे देश में झूठा प्रचार करके और लोगों को बहला करके इन्होंने जो चुनाव में दिखाया है, उसका मैं बात कर लेता हूं। मैं जो आज ये मुद्दा उठाए हैं इन लोगों ने कि सद्दाम हुसैन की तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं तो आज जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बहन, बेटियां, बुजुर्ग, युवा, सारे लोग क्यों जुड़ते आ रहे हैं? क्यों उनका प्यार इतना परम्पार मिलता जा रहा है? तो अगर सद्दाम की तरह, ये तो देखने का नजरिया है। आपकी आंखों में अगर कोई दोष है तो आप अपनी आंखों को ठीक कराइए ना। लोग तो उनको अपने नजर में एक देश का उभरता हुआ नेता देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं क्या आपके नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री पर जो बयान दिए, क्या वो देने चाहिए थे? आज आप उनको नसीहत दे रहे हैं। देश, देखिए, जो लोगों ने बयान दिया उसके बहुत सारे मायने हैं, और नहीं, क्या मायने हैं? जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर दिए, या मैं बोलूं उसको? देखिए, मैं अभी लास्ट एक स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं। जो प्रधानमंत्री को उन्होंने जो अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदल करके और मोदी स्टेडियम सरदार पटेल का नाम बदल करके अपना नाम रख लिया, उसके ऊपर कहा है कि जो इस तरह का काम ये मोदी जी गुजरात में कर रहे हैं, तो अगर चुनाव में अगर आएंगे तो इनका औकात पता चल जाएगा। निश्चित रूप से औकात शब्द कहीं थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका एक कहने का मतलब यही था कि उनकी जो वजूद है, उनका जो राजनीतिक वजूद है, वो निश्चित रूप से पता चल जाएगा गुजरात में अगर जब भी चुनाव होगा, उसके नतीजे जब आएंगे। क्या मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव? देखिए, ये हमेशा चाहेंगे, क्योंकि गुजरात में इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं, और विकास नहीं किया इसका बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है, मैं दे देता हूं। और उन मुद्दों से
भटकाने के लिए ये तमाम तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। कभी सद्दाम बताएंगे, तो कभी कहेंगे कि राहुल गांधी 50 लाख के गर्लफ्रेंड कहेंगे, तो ये तमाम ऐसे आरोप लगाते रहे। अगर ये विकास सर आप भी दूध के धुले हुए नहीं है ना रत्नाकर जी। सुनिए सुनिए सुन लीजिए, मुख्य मुद्दे पे आता हूं मैं। हाँ, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जनता को इन चीजों से सरोकार नहीं है। जनता को यह सरोकार है कि सर अगर आपको लगता है कि गुजरात में मुद्दों की बहार है तो आपके नेता हैं कहां है आपके नेता? बिल्कुल 21 तारीख को ही अभी राहुल गांधी ने वहां पे विशाल रैली की है, और विशाल रैली में सर उन्होंने बता दिया देश के प्रधानमंत्री 30-30 रैलियां कर रहे हैं। योगी से लेकर हेमंत बिस्वा और धामी तक चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं, और आप कह रहे कि नहीं राहुल गांधी ने चुनावी रैली कर तो रहे हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, अगर आप वाकई में गंभीर हैं, आपको लगता है कि गुजरात में मुद्दों की बहार है, तो फिर ना आप 3 में ना 13 में दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या है? मैं जवाब दे देता हूं, 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूं। अगर जो सोशल मीडिया में दिखाई देता है या जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देता है, वही लोग सिर्फ अगर प्रचार प्रसार करके और चुनाव जीतते ना, तो ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो है वो चुनाव जीत जाती है। आज वहां पे लोग पूछ रहे हैं ये सवाल कि 6.5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे अभी तक क्यों है। आज वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि प्रति व्यक्ति जो है 63,000 कर्ज क्यों लोगों के ऊपर है। आज व्यक्ति पूछ रहे हैं कि रत्नाकर जी 3.5 लाख लोग, वही गुजरात की जनता यह भी पूछ रही है कि कांग्रेस के नेता कहां हैं? नहीं, कांग्रेस के नेता घर घर पहुंच रहे हैं। अच्छा, घर घर पहुंच रहे हैं। ओके सत्येंद्र जी एक मिनट आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जी हमारे से जुड़ गए। मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी। सत्येंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सत्येंद्र जी ये जो पाकिस्तान, आफ्ताब, सद्दाम सबकी एंट्री हो गई अब गुजरात चुनाव में, किस नजरिए से देखते हैं आप? हाँ, लव जिहाद भी आ गया है, लव जिहाद। प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली भाजपा सरकार के पास मुद्दे अब बचे नहीं है। उनकी 27 साल की राजनीति अब खतरे में है, और खतरे में लाने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो मन से दिल से साफ नियत से काम करती है। गुजरात की जनता मान चुकी है कि अब लाइव में कमेंट आया है सत्येंद्र जी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी या फिर वो मसाज वाली पार्टी। गुजरात में भी दिल्ली की जनता, जैसे दिल्ली की जनता ने मैंडेट देकर आम आदमी पार्टी को चुना, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को चुना, पंजाब में भी वही हाल हुआ। और अब इन भ्रष्ट पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, इन दोनों का जो फुटबॉल का 2020 का खेल चल रहा है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। क्या आप इस तरह के बयानों का समर्थन करते हैं? आम आदमी पार्टी से आप इस तरह के बयानों का समर्थन करते हैं जो बयान दिए जा रहे हैं? सद्दाम की बातें, पाकिस्तान की बातें, मसाज पार्लर, ये तमाम तरह के ये घिनौनी, ये टुच्चे हरकतों पर भाजपा उतर आई आज की डेट में। और भाजपा का बस यही कहना है किसी तरीके से सत्ता हथियाओ, आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल को पीछे धकेलो। इनको सिर्फ खतरा सिर्फ एक आदमी से है और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस तो बिल्कुल ये नकार ही चुके हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कांग्रेस को थोड़ा उठाते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वोट करके भाजपा को एक तरफा जीत इसमें गुजरात में मिल सके। कांग्रेस तो वहां 0 पर सिमटी हुई है। तो भाजपा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रत्नाकर जी कांग्रेस जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी पहले आप, फिर उसके बाद दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रत्नाकर जी क्या कहना चाह रहे हैं? ओके सत्येंद्र जी एक मिनट आपने कहा ना कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, से बाहर कर सकती है। ओके आप ये कह रहे हैं अगर डर है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का। ओके रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं। रत्नाकर जी पहले आप जल्दी से, फिर दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, ये आम आदमी पार्टी वही है जिसके विधायक जो है 1 करोड़ रुपए लेकर के एमसीडी में टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं 1 करोड़ नहीं सर, 90 लाख में डील थी, बात हुई थी, आरोपी है। कार्यकर्ता सड़कों पे दौड़ा, 1 करोड़ में कोई बात नहीं, 90 लाख में बात हुई थी, आरोपी है। प्लीज कंटिन्यू। 1 करोड़ दे दिया ना, दूसरे को दिया तो टिकट दूसरे को मिल गया ना। वो 90 लाख हुआ तो पीटा इनको। ये गुलाब सिंह को 90 लाख रुपए वाला तो कार्यकर्ता पीटा इनको। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है? ये वो आदमी, हमारे यहाँ कोई रेट नहीं चलता है। हम काबिलियत के ऊपर जो है चुपचाप से चल रहा है इनके यहाँ। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो 6 महीना से आज इनके मंत्री जेल में बंद हैं। कोर्ट ने भी माना कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
वीडियो वायरल हुआ कि मसाज सर, करा रहे हैं, कोर्ट ने तो मना किया है, कोर्ट में तो फटकार लगाई है भाजपा को कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, चार्ज शीट दाखिल नहीं कर सकते आप, किस केस पर लेकर आए। ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी के जो प्रभाव हिमाचल में था, मैं हिमाचल प्रदेश से मंत्री हूँ, पार्टी ने मेरे को बनाया, मुझे नस नस का पता है कि क्या हुआ है सत्येंद्र जैन साहब के साथ। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारी आपके बीच में बोलता रह जाऊंगा, डिबेट का कोई मतलब नहीं। एक मिनट सत्येंद्र जी, उनको बात रखने दीजिए ना, रत्नाकर जी को। करिए सर, या फ्री जी देखिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले जब ही सत्ता में आने से पहले ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे पार्टियों पे आरोप लगाते थे। आज इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, पुख्ता सबूत है, 6-6 महीना जेल के अंदर है, मसाज ले रहे हैं, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे रेपिस्ट से मसाज ले रहे हैं, और वो होटल का खाना खा रहे हैं। मसला तो ये सारी चीजें लोगों को दिख रही है कि आप कितने बड़ा कट्टर ईमानदार पार्टी है या कट्टर बेईमान पार्टी है। 19 करोड़ रुपया ये खर्च करते हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाएंगे, प्रचार ठीक, प्रसार मैं और 20 लाख एक मिनट रत्नाकर जी, एक बयान सुनाना चाहूंगा, जरा 2 बयान हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ कौशिक जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको जरा 2 बयान सुनाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्या वाकई में सियासत के नजरिए से सद्दाम की एंट्री जरूरी थी, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन यह कोई पहला मर्तबा नहीं है, पहली बार नहीं है जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विपक्ष ने यूं तोहमत मढ़ी हो। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जब से यात्रा शुरू हुई तब से सियासी वार किया, उसका भी जिक्र करेंगे। पहले जरा 2 बयान सुनाते हैं आपको। I think in public life it is very important that we maintain decorum of language and we maintain some propriety. The Chief Minister of Assam unfortunately sounds like a petty troll when he articulates sentences of this kind. हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग जो अपना काम नहीं बताते, उनको ये भी बता देना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनका सम्मान करते हैं, मैं उनके लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया प्रधानमंत्री जी के लिए। जब प्रधानमंत्री जी ने दाढ़ी बढ़ाई थी बंगाल चुनाव में, तो वो कैसे लग रहे थे उनके बारे में बता दें। एक भी कांग्रेस के नेता ने उनके लिए गलत कमेंट नहीं किया। तो ये मसला है चेहरे को लेकर, लुक को लेकर। अब इसमें भी एंगल दे दिया सद्दाम हुसैन का। मैं सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुनील कौशिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात मैं समझना चाह रहा था, जो बात सत्येंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हैं, बी टीम, इसलिए आप जो है इस तरह के बयानों का खुलकर समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही काम करते हैं जो काम बीजेपी करती है। जल्दी से रत्नाकर जी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में काफी फर्क है, लेकिन आम आदमी पार्टी कई बातें हैं। कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कौशिक जी आ रहा हूं, एक मिनट पहले। आम आदमी पार्टी सच्ची नीयत से एक क्रांतिकारी सोच के साथ जन्मी पार्टी है। उसका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता की सहूलियत पे काम करती है। ना ये भाजपा की ए टीम है और ना ही कांग्रेस की बी टीम है। नहीं, वो बात ठीक है, आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो तिहाड़ की तस्वीरें याद आ जाती हैं। मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि गुजरात चुनाव में ये जो बयानबाजी हो रही है, असल मुद्दों से तो भटक गया ना चुनाव, कि नहीं? असल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी 27 साल से काबिज है। इसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। वहां वो शोषण करते आए हैं गुजरात के लोगों को। आज जाकर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। वो कांग्रेस की तरफ बार बार देखते थे, लेकिन कांग्रेस में वो जज्बा नहीं है, कांग्रेस की वो नीयत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को उछाल कर, लोगों को बताकर वहां जीत हासिल करके गुजरात में अपना
अस्तित्व जमा पाए, वहाँ गुजरात के लोगों के लिए काम कर पाए। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दो सत्येंद्र जी, के लोगों ने सत्येंद्र जी कांग्रेस अभी की तरफ अभी अभी देखा एक बात है, बता दो, लेकिन अच्छा उनको कोई कितनी मौका ही सीटें ला नहीं रहे हो मिला। गुजरात आज में? आम आदमी पार्टी गुजरात में आई कितनी है, सीटें लेकर वो आ रहे लोग हो? आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। गुजरात और में आज कितनी आम सीटें आदमी लेकर आ पार्टी रहे हो की सरकार सत्येंद्र जी? गुजरात में बनने वाली है। तो सत्येंद्र जी ये क्यों घुमा रहे मिलती लग हो? रही है भारतीय कितनी जनता सीटें लेकर पार्टी। आ रहे हो ये बताओ बस। भारतीय हम सरकार बना रहे हैं सर। नहीं आप सरकार तो सीटें आप लेके क्या उत्तराखंड में भी और बना रहे थे, सरकार नहीं, वो जनता सरकार के तो साथ- आप हिमाचल में भी बना रहे थे। एक एक आदमी ने प्रण लिया है, कसम खाई है कि हम आम आदमी पार्टी और सर एक कसम अच्छी- तो आपके यहाँ बच्चों की भी खा लेते हैं और फिर हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितनी सीटें लेकर आ रहे हो? नियत की सरकार वो लेकर आएंगे, और अच्छी नियत आप बता दीजिए किसकी है, वो आम आदमी पार्टी की है। चलिए तो इस ठीक बार है, गुजरात की अच्छा मैं जनता समझ आम गया, आदमी 500 पार्टी को- सीटें लेकर आ रहे हो, ठीक है, ओके 500 सीटें ला रहे हो गुजरात चुनाव में, 3 बार चुनाव में, ठीक है, ओके समझ गया। कौशिक जी, ये सद्दाम हुसैन की एंट्री हो गई है सर। पाकिस्तान की तो पूरी उम्मीद थी कि एंट्री होगी, लेकिन सद्दाम की एंट्री होगी, ये बड़ा हैरानी वाली बात थी, लेकिन सद्दाम की भी एंट्री हो गई। और हां, वो कातिल आफ्ताब वो लव जिहाद से जुड़ गया है। तो अब मैं गुजरात चुनाव को किस नजरिए से देखें हम? चावला साहब, ऐसा कौन सा इस देश का चुनाव है जहां इस तरीके की एंट्री नहीं होती है? हाँ, हम तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, कहीं का भी, आज दिल्ली का चुनाव आप ले लीजिए पिछली बार का, तो देखेंगे कि आप जब विपक्ष के पास और सत्ता पक्ष के पास दोनों के पास जब मुद्दों की बातें नहीं, तो इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। और बीजेपी जिस पिच पे खिलाना चाहती है विपक्ष को, विपक्ष तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है उस पिच पे खेलने के लिए। आप देखिए कि जो गुजरात में शुरुआत किसने की, यदि आप औकात की बात करेंगे, आप नीच की बात करेंगे, तो निश्चित तौर से उत्तर तो आना ही था। बीजेपी यही तो चाह रही थी कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री के बारे में कुछ शुरुआत करे, और शुरुआत करने के बाद देखा कि आपने कौन किस तरीके के बयान आ गए, उसमें कुत्ता भी आ गया। आपने देखा होगा कि तमाम नेता कहने बहुत अच्छा किया शर्मा जी के साथ, कुत्ता ही बहुत वफादार था, यदि इनको समय नहीं दिया और कुत्ता को समय दिया। तो इस तरीके के बयान जब आ जाएं राजनीति में, तो निश्चित तौर से मानिए कि आप लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र की बात करते हैं नेता और कहते हैं कि विश्व, यानी आप ये कह रहे हैं बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था कांग्रेस को उकसाना? नहीं, रणनीति का हिस्सा नहीं मानता हूं मैं, लेकिन कह रहा हूं कि जैसे जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं, आज तक छुट्टी नहीं ली। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, मेहनत तो गधे भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा गधा ही समझ लीजिए हमें, हम गधे के रूप में ही मेहनत कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब आप इस तरीके के बयान आते हैं, तो बीजेपी उन बयानों के आधार पर राजनीति को जिस पिच पर लाना चाहती है, वो अपने आप विपक्ष उस पिच पे आ जाता है। यानी जो पुराने इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक एक बयान पर पूरा का पूरा चुनाव बदला जाता है। नहीं, बिल्कुल बदला जाता है। और आप ये समझिए 2 से लेकर के मतलब 5% तक ऐसा वोटर होता है जो ऐसे बयानों के आधार पर मोटिवेट होता है। जब उनके नेता के खिलाफ कुछ बातें ऐसी आती हैं, कही जाती हैं, तो रोष आता है उन वोटरों में। जवाब देने के बाद वोटर गोलियां तो चलाएगा ही नहीं। वोटर के पास चुनाव के समय क्या होता है, बटन दबाना। तो निश्चित तौर से जो उत्साह भरने का काम होता है कि जिस तरीके से हम जिस पिच पे लाना चाहें, जैसे प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन से आप देखिए बार बार रैली में वही बयान दे रहे हैं कि साहब मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे वो कहा जा रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। फिर बीजेपी की तरफ से एक और बयान आ गया जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी का किससे जिक्र किया था। तो ये सब चीजें आप ये बताइए कि कहते हैं आप सारे लोग विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश का है, ये खूबसूरत है जहां युवा जनता आपको रोल मॉडल मानती है। उनके बयान और उनके शब्दों से वाजिब। मैं एक मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार मुद्दों की बात करेंगे। ब्रेक के उस पार दीपक जी मुद्दों की बात करेंगे। यहां तो सवाल यही है कि क्या राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है, लेकिन इसके पीछे की असल एक कहानी विवादों की भी है। ब्रेक के उस पार पूरी की पूरी दास्तान जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो राहुल में क्या सद्दाम दिखता है, सवाल यही आज हर तरफ गूंज रहा है सियासी नजरिए से, क्योंकि हेमंत बिस्वा का यह बयान जो हमने आपको दिखाया था उसको लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। मैं दीपक जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। दीपक जी, ब्रेक से पहले तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे,
कहा कि गुजरात चुनाव में मुद्दे गौण हैं। गुजरात चुनाव में जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए था, क्या गुजरात जैसे विकास मॉडल, गुजरात मॉडल, वहां पर आफ्ताब, कातिल आफ्ताब, पाकिस्तान, लव जिहाद और सद्दाम, अब आगे क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक मुद्दा जिस पर सियासी सवाल खड़े होने चाहिए, एक मुद्दा वो भी गंभीर है। अब जो बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मसला गुजरात के मुद्दे का है और वो देश का मुद्दा भी है, मैं चाहूंगा उस मुद्दे पर आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है मोरबी का मुद्दा, मोरबी हादसा। मोरबी हादसा जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो पुल था, जो ब्रिज था, उसका रख रखाव लंबे समय तक नहीं किया गया, नहीं किया गया। प्लीज बयान प्ले करिएगा और फिर उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। जी, उस बेल एप्लीकेशन के दौर पे हमने बताया नामदार कोर्ट को कि यहाँ प्राइमरी स्टेज पे ऊपर जो एफएसएल रिपोर्ट आया था उनमें पांच ऑफिसर्स की साइन थी। इसमें लिखा था क्लियर कट कि जो उनका जो रोप है वो मतलब वो रस्ट हो गया था और बहुत लंबे टाइम से उनको मेंटेन नहीं हुआ था, उनका एंकल टूटा हुआ था, उसके ऊपर जो बोल्ट लगते हैं वो 3 इंच से ज्यादा खुले हुए थे। दूसरी बात, देव प्रकाश सॉल्यूशन जो फैब्रिकेशन का काम करता है उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, फिर भी उनको ये काम दिया गया। 29 लाख से ज्यादा अमाउंट का अमाउंट का जो काम दिया उसमें डिसमेंटल शब्द का यूज हुआ है, मतलब ब्रिज जो है वो पूरा खोलकर उसको फिर से रिनोवेट करना है, ऐसा हमने नामदार कोर्ट को सबमिशन किया है। और इस मुसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी को बेल आउट न हो या बेल ना मिले। जी, अगले सभी एप्लीकेशन, पहले एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ था, उसके बाद 7 और आई और आज एक बेल एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ, मतलब 9 एक्यूज की सभी की बेल एप्लीकेशन हमने हियरिंग कर ली है। और कल 23 को कोर्ट ने सब मैटर ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए रखी, शायद कल ऑर्डर हो सकता। दीपक जी, सारे मुद्दे आ रहे हैं लेकिन मोरबी को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। एफएसएल की रिपोर्ट बता रही है कि इसका रखरखाव नहीं किया गया और पकड़े गए गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, टिकट चेकर, कंपनी के मालिक से एक मिनट भी पूछताछ नहीं हुई और कोई मोरबी को लेकर सवाल ही नहीं कर रहा कि नहीं। मुद्दे तो यही होने चाहिए कि नहीं दीपक जी? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मोदी की घटना को एकदम दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, जनता की जिसमें जान और माल की हानि हो, ऐसी नहीं, इसे घटना नहीं, इसे गैर इरादतन हत्या भी बोला जा रहा है। जी जी जी, मैं तिलक जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मेरी नहीं है, ये देश की भावना है सर। नहीं होगा। सुनिए तिलक जी, एक बात थोड़ा सा मुझे भी विषय रखने का मौका दीजिए। अगर आप प्लीज, फ्रेम फ्रीज हो रहा है, उसको ठीक करिए प्लीज। जी दीपक जी प्लीज। देखिए तिलक जी, ऐसी जो घटनाएं होती है वो पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होती है और इस तरह की जो घटनाएं होती है कहीं ना कहीं जनमानस को देखिए चोट पहुंची है, हमको भी चोट पहुंची है, हम भी इस पर संवेदना रखते हैं, वेदना रखते हैं, परंतु उसकी पूरी कार्रवाई चल रही थी, उससे एक जांच चल रही थी। उस जांच में जो भी दोषी होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से सोचना है, मानना है और हम उस पर काम भी करते हैं कि अगर किसी भी घटना के लिए कोई अपराधी है तो अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो आएगा उसकी पूर्ण निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जांच में जो लोग फंसेंगे, जिन लोगों का अपराध के कारण, जिन लोगों की नेग्लिजेंस के कारण ये पूरी घटना हुई है, जिसके कारण इतने लोगों को नुकसान हुआ, वो उन क्या पैनल प्रोड्यूसर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 1 मिनट दीपक जी, फ्रेम फ्रीज है, प्लीज ठीक करिए। जी जी, अभी तलक जी मेरी आवाज आ रही है? जी दीपक जी आप कंटिन्यू करिए, मैं माफी चाहूंगा, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। अरे नहीं, जी टीम का फॉल्ट है। नहीं, वो फ्रेम फ्रीज था सर, मुझे भी, आप लोगों को कई बार कमांड नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलती है। प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो भी रहा था। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, प्लीज प्लीज। तो ऐसी जो घटना है जिसमें जो जांच में जो भी दोषी होगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये आप निश्चित तौर पर तिलक
तिलक जी, मान लीजिए आज मैं आपके सामने से कह रहा हूँ, आपके क्या वो इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जनता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इसमें जो भी दोषी निकलेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि मोरबी की घटना को लेकर आपके नेता कोई बयान नहीं दे रहे। सब सद्दाम हुसैन कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं, आफ्ताब कातिल तक का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस कंपनी से 1 मिनट भी पूछताछ नहीं हुई, इस मालिक से जिसे आपने ठेका दिया था घड़ी बनाने वाली कंपनी को, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्यों? देखिए तिलक जी, उस पर जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है। देखिए प्रथम दृष्टता है उसमें क्या नहीं तो जांच तो आफ्ताब पे भी हो रही है, जांच तो आफ्ताब पे भी हो रही है। मौका दीजिए, आप क्वेश्चन दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं सर, क्रॉस क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, तो मैं उसी कह रहा हूं, जांच तो आफ्ताब की भी चल रही है। तो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ आपको, जो प्रथम दृष्टया उसमें क्या हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया हमने देखा तो पूरे केस में मोदी के पुल पर सबसे ज्यादा 3000 से ऊपर टिकट काट दिए गए, जो कि उसकी क्षमताओं से ज्यादा था। देखिए उसमें कई सारे ऐसे वीडियोज भी आए गए जिसमें लगातार वहां पर जो कुछ युवक थे उस पुल को हिला भी रहे थे। तो विधायक का टिकट काटने से न्याय मिल जाएगा। ओके रत्नाकर जी, पहले आप, फिर कौशिक जी और सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ये मुद्दे हैं, अगर ये वाकई में मुद्दा है तो रत्नाकर जी आप लोग हैं कहां? सिर्फ एक ट्वीट भर करने से? देखिए तिलक जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिला देना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले गुजरात के चुनाव में दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वालों से सावधान, क्योंकि वो घर घर में जाकर प्रचार कर रहे हैं और टुकड़ों में जो है ये नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो हमारा जो है चुनावी रणनीति कुछ इस प्रकार है कि हम लोगों के पास पहुंचकर और उनसे उनको चीजों को बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, इस 27 साल की नाकामियों की सच्चाई बता रहे हैं, और लोगों का प्यार और दुलार वैसे ही मिलता जा रहा है। रही बात जो है ये आप कह रहे हैं मोरबी पुल हादसे की, तो मैं बता दूं कि यह भारतीय जनता पार्टी जो ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, यह 2C की सरकार है। 2C का मतलब कि करप्शन और कमीशन। कमीशन जो है राज्य में, करप्शन जो है राज्य में किया जाता है और कमीशन जो है केंद्र में भेजा जाता है। यह 2C की सरकार हो गई है। यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जब पश्चिम बंगाल में पुल गिरता है तो वो कहते हैं दीदी, ओ दीदी, और उसके बाद कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। यही बात है दीपक जी। मोरबी पुल हादसे में जो 150 लोग मरे हैं, वो लोग क्या एक्ट ऑफ गॉड से मरे हैं या एक्ट ऑफ फ्रॉड से मरे हैं? इनके कंपनी के मालिक, आप पूछ रहे थे कभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूं, तो कंपनी के मालिक अभी इस देश में है ही नहीं, वो ये देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऐसा ही है दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भागे हैं, जैसे कि विजय माल्या भागा रहने का है। और उनके अगर जब उनकी सरकारें नहीं, देश में जहां जहां सरकारें नहीं, उनकी सरकारों में किस प्रकार का व्यवहार रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार के इनके राज्यों में दंगे होते थे, वो भी किसी से छुपे नहीं है। उसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो केवल कांग्रेस पार्टी थी। आपने क्या किया, जरा आप अपने उपलब्धियों को गिना दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने दिया राज्य में जनता के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए। सुन लीजिए रत्नाकर जी, आपका भी समय था, रत्नाकर जी आपका भी समय था, तो मैं भी धैर्यपूर्वक सुन रहा था, आप भी धैर्यपूर्वक सुनना सीखिए। देखिए अपनी बात कहना सीख रहे हैं तो आप सुनना भी तो सीखिए। नहीं, उपलब्धियां गिना दीजिए। कांग्रेस के ऊपर कब तक आरोप लगाते रहेंगे? 27 साल की सरकार है आपकी वहां पे, आप जरा अपनी उपलब्धियों को तो गिना दीजिए। आपका विकास तो पर्दा लगा कर जी, यही बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 27 साल से लगातार जनता का भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। इसका मतलब 27 साल तक जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य किया होगा। आप सरकारों में क्यों नहीं रिपीट कर रहे? क्योंकि आप काम करने में 80-20 का फॉर्मूला लेके आए हैं। जनता को विकास के पथ पर लेकर नहीं आना चाहते थे। पाकिस्तान की बात करते हैं, बताइए 2001 काम करते हैं आप लोग। अगर भूकंप भी आता है तो उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात जैसा कार्यक्रम चलाया जाता है, भुज जैसी जगह को, कच्छ जैसी जगह को फिर से बताया जाता है। उसके बाद लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन लिया जाता है। उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों को न्योता दिया जाता है गुजरात के अंदर आने के लिए, और लगातार गुजरात का विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्हीं के नेतृत्व में आज भी गुजरात की सरकार लगातार गुजरात को विकास के पथ पर लेकर जा रही है। 27 साल तक अगर जनता ने आपको नदारद रखा है गुजरात की जमीन से, तो उसका कारण यही है कि आपने वहां पर काम नहीं किया। आपने गुजरात की रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से रत्नाकर जी, फिर मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी से। हाँ, इनकी उपलब्धियों को गिना देता हूँ जरा। मैं आपको बता देता हूँ कि आज गुजरात की परिस्थिति ऐसी है कि 6000 सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया है। 24,000 शिक्षक पदों की भर्तियां खाली है, ये क्यों नहीं भर्तियों को कर रहे हैं? ये 22 परीक्षाएं जो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आप भी आए थे, एक सरकार 22 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। ये
में कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली। सुनिए, सुन लीजिए, 1.5 करोड़ जनता, 1.5 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। के दिन दंगे हो जाते हैं, एक शोभा यात्रा नहीं निकल पाते, आप उसके बाद में अपीसमेंट की राजनीति आप करते हैं, आप लोगों का कर्जा माफ करने की बात करते हैं, आप कर्जा माफ कर नहीं पाते हैं। आपके कितने, आप केवल लोगों को सपने दिखाते हैं और सपने दिखाने के बाद में सरकार में आने के बाद कौशिक जी नहीं कर सकते, ये आपकी हकीकत है। कौशिक जी, कौशिक जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, छुपी नहीं है। कौशिक जी, भ्रष्टाचार जीता जागता उदाहरण है। एक मिनट रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी, रत्नाकर जी प्लीज एक मिनट। कौशिक जी, ये ध्रुवीकरण पर क्यों आ गई है सियासत, और क्या इसका असर दिखाई देगा चुनाव में? आने वाले टाइम में जो प्रचार तेज हो गया है, और ऐसी स्थिति में सवाल सीधे तौर पर यही हो रहे हैं कि आखिरकार अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो फिर ये पाकिस्तान, आफ्ताब, लव जिहाद हर चुनाव में आते हैं, अगर आते हैं तो इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा? ये देखो चावला साहब, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या ध्रुवीकरण की राजनीति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राजनीति करने आया है, कोई मां पूजा करने के लिए नहीं आया। तो हर राजनीतिक दल को जहां जहां जिस जिस के लिए मौका मिलता है तो वो ध्रुवीकरण की बात करता है। कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे अन्य राजनीतिक दलों की आप बात करिए। दिक्कत ये हो रही है कि वास्तविक मुद्दे चुनावों से छूटते जा रहे हैं। और पिछले 4 या 5 चुनावों की व्यक्तिगत समीक्षा मैं करूं, निश्चित तौर से चावला साहब तो खुद पाता हूं कि जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दों की चर्चा चुनाव में नहीं हो पाती। जिनकी जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं की वार्ता होनी चाहिए, मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, वो समस्याओं का समाधान की कोई रोड मैप किसी के पास। क्या विपक्ष जो भूमिका अदा होनी चाहिए थी, और जिन मुद्दों के आधार पर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जहां चाहती है उस चुनाव को वैसे ही घुमा देती है, क्या विपक्ष उस नजर में कमजोर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए ना, आप जैसे भारत जोड़ो यात्रा की आप चर्चा कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लोग पहुंच रहे हैं, लोग मिल रहे हैं राहुल गांधी से, भीड़ बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वोट में कनेक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? वो क्या कांग्रेस से जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे? यूपी का चुनाव बहुत दूर नहीं गया उत्तर प्रदेश से। प्रियंका गांधी की चर्चा हमने आपने खूब की है, हमने बहुत तारीफ की है सब लोगों ने कि प्रियंका गांधी की रैली में बहुत अच्छी भीड़ थी, चुनाव बहुत अच्छा लड़ा जा रहा था। हुआ क्या? जब विपक्ष कोई रोड मैप नहीं देगा, विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा कि जो समस्याएं इस समय हैं उनका समाधान हमारे पास है, और समाधान ये चुनाव अब कहां दिखाई दे रहा है आपको? जो गुजरात चुनाव जिस दिशा में जा रहा है, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि भैया कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में हम ही हैं जो हैं, तो अब ये चुनाव और आक्रामक होगा। बिल्कुल आक्रामक होगा। जब आपको पता चलना चाहिए कि जिस चुनाव में बीजेपी दिखती है कि अपने आप को कमजोर महसूस करती है, तो प्रधानमंत्री जी कमान संभाल लेते हैं। और आप बताइए, गृह राज्य में प्रधानमंत्री खुद कमान संभालने हुए हैं, दर्जन भर रैलियां कर चुके हैं, 2 महीने से वहां रैलियां हो रही हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बहुत कम जाते थे, कभी कभी रेयर अटल जी बहुत कम जाते थे। सत्येंद्र जी इत्तेफाक रखते हैं जो बात कौशिक जी कह रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता एक प्रधानमंत्री को किसी एक स्टेट के पीछे इतना ज्यादा पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास तमाम ढेरों प्रकार के काम हैं, वो सब काम छोड़कर वो सिर्फ एक स्टेट बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं आम आदमी पार्टी आकर ये इनका एक स्टेट ना उड़ा जाए। उनको डर है कि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी, वहां की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट देकर आम आदमी पार्टी की झाड़ू पर मोहर लगाई, उसी तरीके से इनका गुजरात भी इनसे उड़ने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक ही खतरा है कि अरविंद केजरीवाल अगर गुजरात इनके हाथ से ले लेते हैं तो उनका जो 24 में चुनाव होने वाला है वो आसान नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने 24 के चुनाव की तरफ देख रहे हैं। इनको कांग्रेस पार्टी से सत्येंद्र जी लाइव में कमेंट है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन लेकर आ रहे हैं कांग्रेस, लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं, जो दावा आप कर रहे हैं सत्येंद्र जी, जो आप दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं प्रचार में, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री कम और गुजरात के ज्यादा हैं। पूछ लिया आपने। केजरीवाल जी देखो वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। आपको याद होगा 49 दिन की सरकार में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को सर ये चार्टर्ड प्लेन तो गुजरात की तरफ ही जा रहे हैं ना, सूरत की तरफ, कि नहीं? मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकराकर जनता को सौंप दिया। आप सर जिस मुद्दे पर ठोकर मारी वो मुद्दा है कहाँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुद्दा है कहाँ? जिस मुद्दे के नाम पर आपने ठोकर मारी, जो दावा आप करते हैं कि ठोकर मारी हमने, तो वो मुद्दा है कहाँ? कहाँ है वो मुद्दा? वो सारे मुद्दे अभी भी यहाँ पर जीवित हैं, चाहे हाँ जीवित है ना, कर लीजिए, चाहे जीवित है ना। जिन मुद्दों के आधार पे आप चुनाव लड़ रहे थे वो मुद्दे आज भी जीवित हैं, यही तो सवाल है। मुद्दे कौन सा जीवित है? हमने सारे मुद्दों पर काम किया, जितने मुद्दे। ठीक, रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। जितने भी हमने चुनावी वादे किए थे उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको फुलफिल किया। बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम न 3 में है न 13 में है, हम कहीं नहीं है, और ये प्रधानमंत्री या दूसरे नेताओं मोदी जी आपकी हेल्प कर रहे हैं सर, वो आपको लाइमलाइट में लेके चाहते हैं भारतीय जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट डिवाइड और आप जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाए। चावला जी मुझे बोल लेने दीजिएगा आप प्लीज। जी जी। जिस प्रकार देखिए ये 2 पार्टियां हैं जो करण अर्जुन है भारतीय जनता पार्टी की, एक तो आम आदमी पार्टी है और दूसरी है MIM। अगर इनको कहीं कांग्रेस के अगर वोट काटने हैं तो ये दोनों पार्टियों को लाकर चुनाव लड़ा लेते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जो ये आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर, आज अरविंद केजरीवाल जी पार्ट टाइम CM बन के रह चुके हैं दिल्ली के। देश में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, आम आदमी वहां चुनाव लड़ती है, और ये अपने राज्य को संभालते तो नहीं है, ये दूसरे सर ये इतना गंभीर है, थोड़ा आप भी हो जाइए ना, थोड़ा आप भी सीरियसली ले लीजिए चुनावों को, अगर वो ले रहे हैं तो। हमने तो पूरा सीरियसली चुनाव लिया है। हिमाचल वाला भी आपने सीरियसली लिया है? नहीं, हम जो है मीडिया के माध्यम से चुनाव नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आम आदमी अगर मीडिया पे देखा जाए, सोशल मीडिया पे देखा जाए, तो ये कब की गुजरात की चुनाव जीत चुकी है। अच्छा, कितनी चुनावी रैलियां की प्रियंका गांधी ने हिमाचल चुनाव में? राहुल गांधी ने कितनी चुनावी रैलियां की? आप बताइए ना सर। हिमाचल की रैली तो कई बार रद्द की, वो जाना ही नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी का अलग कानून। चलिए ठीक है, ओके सर ऐसे चुनाव लड़िए गंभीरता के साथ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ऐसी गंभीरता के साथ लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। दीपक जी ये जो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की सियासत, अब मुझे एक बात बताइए, आफ्ताब है, कातिल आफ्ताब भी आ गया चुनाव में, पाकिस्तान भी आ गया। गौरव जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, एक मीटिंग है थोड़ा अर्जेंट। हाँ बिल्कुल जाइए सर, बिल्कुल ध्यान से जाइएगा, आजकल बहुत स्टिंग हो रहे हैं, ध्यान से जाइएगा। जी थैंक यू। फ्रेम स्टिल रखिएगा। एक बात मैं जानना चाह रहा था दीपक जी, सद्दाम भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, सुन लीजिए सर, सद्दाम भी आ गया, पाकिस्तान। सर 1.5 मिनट का समय दीजिएगा सर। बिल्कुल 1.5 मिनट का दूंगा मैं, जो मुद्दा लेकर आ रहा हूं आप 1.5 मिनट बोले, मैं खुद चाहता हूं। सद्दाम भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, लव जिहाद भी आ गया, लेकिन एक मुद्दा चुप है अभी भी, जानते क्या? दिखाऊं सर? उस पर मैं चाहूंगा 1.5 मिनट नहीं 2 मिनट बोलिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई बीच में बोले भी ना। प्लीज जरा विजुअल प्ले करिए। प्लीज विजुअल प्ले करिए जिस मुद्दे पर मैं आना चाह रहा हूं। ये चेहरा दिखाई दे रहा है दीपक जी? नहीं मिल रहे हैं आपके? नहीं दिखाई दे रहा? जी। जानते हैं मैं किसकी तस्वीरें चला रहा हूं? नहीं, मुझे विजुअल्स नहीं मिल रहे। बिल्किस बानो की। जी, बिल्किस बानो की। इस पर 2 मिनट बोलेंगे आप प्लीज स्क्रीन पर? बिल्कुल। देखिए तिलक जी, मैं आपको बात बताता हूं, आपको पूरा समझना होगा कि किस प्रकार से मुद्दों, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के बीच में जाती है और दूसरी पार्टियां उनको मुद्दों को डाइवर्ट करती हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी सीधे मुद्दे के बीच में गई। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहां पर जाकर अपने विकास के मुद्दे बताए कि देखिए 5 साल के अंदर हमने क्या किया, और उसके बाद में दूसरी पार्टियां लेकर आई। सरदार पटेल की तुलना वहां पर पाकिस्तान के
आजम मियां से करने लगे। उसके बाद में यहीं पर आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए कि मुद्दों की राजनीति पर आए, गुजरात के अंदर हिंदू और हिंदू के फर्क पर ले आए। ये डाइवर्ट करने की साजिश कौन करता है? उसी के बाद आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को चला रहे हैं और लगातार बयान उनके क्या किस प्रकार के आ रहे हैं, आप ये भी देख लीजिए। क्या हुआ सर, 1 मिनट हो गया, आपने एक बार भी बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता है। सर बिल्किस बानो को लेकर क्यों नहीं बोल रहे आपके नेता? मैं बोल देता हूँ। 1 मिनट रत्नाकर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट। देखिए जो आप लोग सद्दाम भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान भी बोल रहे हैं, है ना, लव जिहाद भी बोल रहे हैं, आफ्ताब भी बोल रहे हैं, बिल्किस बानो क्यों नहीं बोल रहे? देखिए जिन व्यक्तियों को कोर्ट से सजा हुई, कोर्ट से सजा पूरा करने के बाद में अगर कोई बाहर आता है तो उस देखिए उनको भी कुछ अधिकार है, वो आ जाते हैं। कोर्ट ने सजा माफी नहीं की, ऐसा देखिए कोर्ट ने रिहा नहीं किया। न्याय प्रक्रिया है वो उसी से गुजर के आया है, वो कोर्ट के माध्यम से ही आए हैं, है ना। उसके बाद में अगर उन्हें किसी प्रकार आप इसके पक्ष में हैं? जी तिलक जी, आप इस पक्ष में हैं? जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप अलग कैसे जा सकते हैं? अच्छा ये व्यवस्था है, लेकिन हाँ बिल्किस का जिक्र नहीं होगा, सबका जिक्र होगा। लेकिन चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी की पदयात्रा में भीड़ इकट्ठी हो रही है नहीं हो रही, जैसे कौशिक जी कह रहे थे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा और देश के सामने भी थोड़ा सा याददाश्त पर जोर डालेंगे राहुल गांधी को लेकर ही। मैं कुछ तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। याद करिए, विवाद नंबर 1 टी शर्ट पर विवाद हुआ, दूसरा विवाद पादरी से विवाद हुआ, विवाद बच्चों के साथ हिजाब में फोटो खिंचवाते हुआ, अभिनेत्री का जिस वक्त वो हाथ पकड़े हुए थे वो तस्वीरें तक आपके नेताओं ने पोस्ट की, कंटेनर का विवाद तक उठाया। ये याद आया कुछ दीपक जी? मैं आपसे इतना ही भर जानना चाह रहा हूं, चलते चलते मुझे समझा दीजिए। अगर आप यात्रा को गंभीर नहीं ले रहे, हर एक फोटो पर ट्वीट किए जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम सीरियसली नहीं ले रहे यात्रा को। देखिए तिलक जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि युवराज जो एक बड़े से महल में पला बड़ा हो और वो लगातार घर से बाहर नया निकला हो और उसने देश की जनता के साथ में कोई सरोकार ना रखा हो, वो बाहर निकला हुआ है, वो एक राजनीतिक यात्रा ना करके बस भारत में एक यात्रा कर रहा है और वो लगातार बस यही उनके काम है और उससे ज्यादा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ही के नेता ट्वीट कर रहे हैं ना ये तस्वीरें, आप ही के नेता ट्वीट कर रहे हैं ना ये तस्वीरें, मैं तो नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो किस एजेंडा के तहत चल रहे हैं, वो किस प्रकार से, आप किस एजेंडे के तहत चल रहे हैं, उसको किस प्रकार से आगे लेकर आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर एक तस्वीर उनकी ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी की, आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर कोई चीज गलत होगी ना तो उसको समाज के सामने लेकर आया जाएगा ना। अच्छा ये गलत है, मान के चलिए, नहीं मान के चलिए, वो फाइनल 10 सेकंड रत्नाकर जी, अगर वो चीजें निकाले जाएंगे तो उनको दिखाया भी जाएगा। फाइनल 10 सेकंड रत्नाकर जी, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए हेमंत बिस्वा का आपने वीडियो चलाया था, उसमें हेमंत बिस्वा नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि लाल किले पे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी के सम्मान के बारे में भी वो भी बात कर रहे थे। और दूसरे दिन जो है बिल्किस बानो के आरोपियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से उनका 11 आरोपियों को छुड़ाया जाता है और फूल माला पहनाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो कह रहे थे राहुल गांधी के ऊपर कि वो राजपुत्र हैं, ये हजारों करोड़ खर्चा किए हैं आरएसएस ने, बीजेपी ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। आज क्या लेने दीजिए, लेकिन आज जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा 24 किलोमीटर प्रतिदिन कर रहे हैं, क्या मोदी जी 24 किलोमीटर 10 दिन भी चलकर दिखा सकते हैं? तो ये क्या बात कर रहे हैं? चलिए ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं कौशिक जी आपके पास आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, आपका भी, दीपक जी आपका भी। तो अब जनता को तय करने दीजिए, जनता ही जनार्दन है, चुनाव तो जनता ही अब जो है वोट डालेगी, वही तय करेगी कि जनता के दिलों पर कौन राज करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।